नमस्कार। तो आज हम इलेक्ट्रिक वाहनों मतलब ईवीज और उनमें एरोडायनामिक्स के रोल पर बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। ये एक काफी दिलचस्प विषय है। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं इस पर। तो हम देखेंगे कि कैसे इंजीनियर्स इन गाड़ियों को हवा में ज्यादा आसानी से चलने लायक बनाते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि हवा कैसे किसी भी चीज जैसे कार के चारों ओर बहती है और कैसे कार हवा को धकेलती है। हाँ, जिससे वो ड्रैग या वायु प्रतिरोध पैदा होता है ना। एग्जैक्टली। और ईवीज के लिए ये ड्रैग बहुत मायने रखता है। क्यों? मतलब पेट्रोल कारों के लिए नहीं रखता? नहीं, उनके लिए भी रखता है, पर ईवीज में बैटरी की क्षमता सीमित होती है। तो जितनी ऊर्जा आप हवा से लड़ने में बचाएंगे उतनी ही ज्यादा दूर गाड़ी एक चार्ज में जा पाएगी। अच्छा, तो ये सीधा सीधा रेंज से जुड़ा है? हाँ बिल्कुल, रेंज बढ़ाने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये। और सिर्फ रेंज ही नहीं। और क्या फायदे? देखिए, बेहतर एरोडायनामिक्स से तेज रफ्तार पर गाड़ी ज्यादा स्थिर रहती है, कंट्रोल अच्छा रहता है और केबिन के अंदर हवा का शोर भी कम होता है। तो सफर ज्यादा शांत, ज्यादा आरामदायक हो जाता है। ओके, ये तो काफी सारे फायदे हो गए। तो इंजीनियर्स ये करते कैसे हैं? क्या खास तकनीकें इस्तेमाल होती हैं? सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज है गाड़ी का आकार, उसकी शेप। शेप मतलब जैसे आजकल गाड़ियां ज्यादा गोल मटोल सी स्लीक सी दिखती हैं। हाँ वही, चिकनी घुमावदार सतहें और किनारे डिजाइन किए जाते हैं। कोशिश ये रहती है कि हवा बिना ज्यादा रुकावट पैदा किए गाड़ी के ऊपर से, साइड से आसानी से बह जाए। कोई शार्प कोने या ऐसी चीजें कम रखते हैं जो हवा के बहाव को बिगाड़े। अच्छा, और मैंने वो गाड़ी के नीचे वाले हिस्से के बारे में भी पढ़ा था, कुछ कवर्ड अंडर बॉडी जैसा। हाँ सही कहा, कवर्ड अंडरबॉडीज। गाड़ी के नीचे का हिस्सा अक्सर काफी उबड़ खाबड़ होता है, एग्जॉस्ट पाइप, सस्पेंशन पार्ट्स वगैरह। हाँ, उसको एक सपाट कवर से ढक देते हैं। इससे नीचे की तरफ हवा का बहाव एकदम स्मूथ हो जाता है और ड्रैग काफी कम हो जाता है। ये तो काफी स्मार्ट है। और वो ग्रिल का क्या? आजकल कुछ गाड़ियों में सामने ग्रिल दिखती ही नहीं। हाँ, वो भी एक तरीका है। या फिर एक्टिव ग्रिल इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव ग्रिल मतलब ऐसी ग्रिल जो जरूरत पड़ने पर ही खुलती है। जैसे अगर बैटरी या मोटर को ज्यादा कूलिंग चाहिए तो वो खुल जाएगी और बाकी टाइम बंद रहेगी, ताकि हवा बिना रुके ऊपर या साइड से निकल जाए। इससे एरोडायनामिक्स बेहतर होती है। वाओ। और पहिए, क्या पहियों का भी कोई रोल है इसमें? बिल्कुल है। पहियों का डिजाइन भी हवा के प्रतिरोध को कम करने के हिसाब से बनाया जाता है। एरो व्हील्स कहते हैं इनको। अच्छा। साइड मिरर का शेप भी बहुत मायने रखता है। और कुछ गाड़ियों में तो आपने शायद देखा हो, दरवाजे के हैंडल भी बॉडी के अंदर छुपे होते हैं। हाँ, वो फ्लश डोर हैंडल्स टेस्ला वगैरह में होते हैं। हाँ, वो भी इसीलिए ताकि गाड़ी की सतह बिल्कुल सपाट रहे और हवा का बहाव न बिगड़े। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा फर्क पैदा करती हैं। कमाल है। तो कौन सी ईवीज इस मामले में मतलब अच्छी मिसालें हैं? कई हैं, जैसे टेस्ला मॉडल एस अपनी रेंज के लिए जानी जाती है। उसमें एरोडायनामिक्स का बड़ा हाथ है। ल्यूसिड एयर भी है जिसकी एरोडायनामिक्स बहुत ही एडवांस्ड मानी जाती है। और एक नाम जो जरूर लेना चाहिए वो है मर्सिडीज EQS। मर्सिडीज EQS, उसमें ऐसा क्या खास है? EQS का ड्रैग कोफिशिएंट, जिसे CD वैल्यू कहते हैं, वो सिर्फ 0.20 है। 0.20, ये क्या होता है CD वैल्यू? CD वैल्यू ये एक नंबर है जो बताता है कि कोई चीज हवा में कितनी आसानी से मूव कर सकती है। जितना कम नंबर उतना बेहतर, मतलब उतनी कम रुकावट। ओके, तो 0.20 बहुत कम हुआ। हाँ, प्रोडक्शन कारों में ये सबसे कम में से एक है। ये दिखाता है कि उसका डिजाइन हवा को चीरने में कितना माहिर है। और इसका असल में रेंज पर कितना फर्क पड़ता होगा? अंदाजा लगाइए, हाईवे की रफ्तार पर शायद ये डिजाइन अकेले ही दूसरी कम एरोडायनामिक कारों के मुकाबले 30-40 किलोमीटर या शायद उससे भी ज्यादा रेंज दे सकता है। सच में? सिर्फ डिजाइन से? ये तो जबरदस्त है। हाँ, इसीलिए इस पर इतना ध्यान दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। निश्चित रूप से। देखिए, अगर गाड़ी चलने में कम ऊर्जा इस्तेमाल करेगी तो उसे कम बिजली चाहिए होगी। हाँ, तो बिजली बनाने वाले प्लांट्स पर बोझ कम पड़ेगा। और अगर वो प्लांट कोयले वगैरह से चलते हैं तो प्रदूषण भी कम होगा। सही बात है। और बैटरी की लाइफ? उस पर भी अच्छा असर पड़ सकता है, क्योंकि बैटरी पर कमजोर पड़ेगा बार बार चार्ज करने का। और सबसे बड़ी बात, जब लोगों को दिखेगा कि ईवी एक चार्ज में काफी दूर तक जा सकती है तो वो पेट्रोल डीजल छोड़कर ईवी अपनाने में कम हिचकिचाएंगे। ये बात तो है, लेकिन क्या इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं? मतलब सब कुछ इतना अच्छा है तो कोई मुश्किल भी होगी। हाँ, चुनौतियां तो हैं। सबसे बड़ी चुनौती है एरोडायनामिक्स, स्टाइल और प्रैक्टिकलिटी के बीच संतुलन बनाना। मतलब
मतलब ये कि एक बहुत ज्यादा एरोडायनामिक डिजाइन शायद दिखने में उतना आकर्षक ना लगे, या फिर या अंदर जगह कम हो जाए, जैसे सिर टकराए या पैर फैलाने की जगह ना हो। बिल्कुल, हेडरूम, लेग रूम, बूट स्पेस, इन सब पर असर पड़ सकता है अगर सिर्फ एरोडायनामिक्स को ध्यान में रखकर डिजाइन बनाया जाए। डिजाइनर्स को इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और शायद अलग-अलग मौसम का भी असर पड़ता होगा। हाँ, वो भी है। गाड़ी को बारिश, हवा, बर्फ सब में अच्छा परफॉर्म करना होता है, तो डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो हर कंडीशन में कारगर हो। ये सब मिलकर इसे काफी जटिल बना देता है। समझ गई। तो कुल मिलाकर एरोडायनामिक्स ईवीज के लिए बहुत अहम है, रेंज बढ़ाने, स्टेबिलिटी देने और सफर को आरामदायक बनाने के लिए। सही कहा। और इंजीनियर्स लगातार नए तरीके खोज रहे हैं ताकि स्टाइल, आराम और एफिशिएंसी, इन तीनों के बीच एक सही बैलेंस बन सके। तो आखिर में ये सोचना दिलचस्प है कि भविष्य में ये बैलेंस कैसा दिखेगा, है ना? बिल्कुल। क्या कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी या मटेरियल आएगा जिससे बिना किसी समझौते के हमें और भी बेहतर एरोडायनामिक्स वाली गाड़ियां मिलेंगी? ये एक बड़ा सवाल है भविष्य के डिजाइनर्स के लिए। सही कहा। ये वाकई सोचने वाली बात है।